कृषि जागरण के दर्शकों को अजय राणा का बहुत बहुत नमस्कार। और कृषि जागरण की टीम जो आज सवाना के ऑफिस में आई है, आपका भी बहुत स्वागत। मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और फाउंडिंग मेंबर हूं। 2010 में हमने सवाना सीड्स इंडिया में इनकॉर्पोरेट की थी और मैं इंडस्ट्री में करीब 27-28 साल से जुड़ा हुआ हूँ सीड इंडस्ट्री में। और सवाना सीड्स ख़ास तौर से धान के बीज का काम करती है और हम लोग धान के अलावा गेहूँ की फसल पे भी काम कर रहे हैं। कंपनी हम एक 100% फॉरेन ऑन कंपनी है। हम एक राइसटेक एजी ग्रुप है, उसके मेंबर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी धान बीज कंपनी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंडिया में हमें पिछले करीब 9-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अब कंपनी में करीब 200 फुल टाइम एम्प्लॉई हैं और करीब 200 ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं। कंपनी के गुड़गांव हेडक्वार्टर है हमारा। एक रिसर्च स्टेशन है सोनीपत में, एक रिसर्च स्टेशन हमारा रायपुर में है और एक स्टेशन हमारा हैदराबाद में है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं सीड इंडस्ट्री से 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अमेरिका चला गया था मैं 2005-06 में और वहाँ पे मैं सेंट लुइस मिजूरी में रहा हूँ कुछ समय। और फिर मुझे ये मौका मिला इस सवाना सीड्स के मैनेजमेंट की तरफ से उनको इंडिया में और एशिया पैसिफिक रीजन में अपना राइस का बिजनेस शुरू करना था। देखिए, धान हमारी सबसे बड़ी फसल है हिंदुस्तान की। हम करीब 110 मिलियन एकड़ एरिया में धान लगाते हैं। धान के क्षेत्रफल में हमारा देश दुनिया में प्रथम है। उत्पादन के हिसाब से हमारा अभी दुनिया में आपको जान के हैरानी होगी 54वां स्थान है। हमारे से ज़्यादा उत्पादन प्रति एकड़ बांग्लादेश में होता है, वियतनाम में होता है। तो जब मुझे मौका मिला कि भाई भारतवर्ष में जाके, अपने देश में जाके एक धान की कंपनी की शुरुआत करनी जिससे कि धान का उत्पादन बढ़ाया जा सके और धान के किसानों की आय बढ़ाई जा सके, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस उद्देश्य के साथ मैं वापस आया कि भाई आके हिंदुस्तान में धान की फसल पे काम करेंगे। देखिए, कंपनी ने शुरुआत की थी, हमने एक नई टेक्नोलॉजी धान में लेके आए हम यहाँ पे, स्मार्ट राइस। तो हमने स्मार्ट राइस में 3 प्रोडक्ट शुरू में दिए थे, सवा 127, सवा 134 और सवा 124। उसके बाद हमने 2 नए हाइब्रिड और दिए स्मार्ट राइस कैटेगरी में ही, सवा 200 और सवा लाख। अभी आपने सुना होगा कुछ महीने पहले ही हमने एक कंपनी एक्वायर की है, गंगा कावेरी। और गंगा कावेरी के एक्विजिशन से, इसके अधिग्रहण से हमें देखिए 3 सेगमेंट हैं धान बीज में, सर्टिफाइड सीड, रिसर्च वैरायटी और हाइब्रिड्स। और चौथा हम बोलेंगे भाई हम जो स्मार्ट राइस लेके आए हैं। अब गंगा कावेरी के एक्विजिशन के बाद हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम सर्टिफाइड बीज भी किसान को उपलब्ध करा रहे हैं, रिसर्च वैरायटी भी उपलब्ध करा रहे हैं, हाइब्रिड्स भी और स्मार्ट राइस भी। तो जो चारों सेगमेंट हैं किसानों को जो बीज की ज़रूरत है, सर्टिफाइड वैरायटी ये ज़्यादातर हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी डेवलप की हुई वैरायटीज़ हैं। हम अच्छा क्वालिटी बीज तैयार करके किसानों तक लेके जाते हैं। और गंगा कावेरी, स्प्रिया, ये दोनों ब्रांड हमने अधिग्रहण किए हैं। इसके बाद कंपनी की प्रेजेंस देश के तकरीबन हर एक धान उत्पादक प्रदेश में हमारी प्रेजेंस हो गई है। और अब हैदराबाद में हमारा काफ़ी बड़ा बेस हैदराबाद में भी हो गया है। अभी तक हम सीड प्रोडक्शन खाली उत्तर भारत में ले रहे थे, सोनीपत और राजस्थान में, गंगानगर एरिया में। लेकिन गंगा कावेरी और स्प्रिया के एक्विजिशन के बाद, उनका जो हमने राइस बिजनेस एक्वायर किया है, उसके बाद हमारा हैदराबाद में भी काफ़ी बड़ा बेस है। देखिए, सवाना सीड्स की मैं बोलूँगा कि जो नींव रखी गई है वो रिसर्च, अनुसंधान के ऊपर ही आधारित है। और हमारी रिसर्च टीम 3 स्टेशन पे काम करती है, सोनीपत उत्तर भारत में और रायपुर मध्य भारत में और हैदराबाद में हमारा हेडक्वार्टर्स है रिसर्च का। तो तीनों अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के धान के बीज पे हम अनुसंधान करते हैं। और अब हमारी जो R&D टीम है, करीब 50 लोग हमारे R&D टीम में हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि इसके जो स्थापक थे, वो सबसे पहले शुरुआत की थी डॉक्टर इलियास
और डॉक्टर इलियास को जाना जाता है हिंदुस्तान में हाइब्रिड राइस के जनक के नाम से, और डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद DRM में भी काम किया है, और वो फिलीपींस में जो इर्री है उससे भी जुड़े रहे। हमारा जो मेन फोकस है R&D में वो ऑफ कोर्स हम लोग ईल्ड बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो भी हम बीज की नई किस्म तैयार करें उसमें एक रोग जो हैं, डिजीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे लड़ने की क्षमता भी हो, मिलिंग परसेंटेज भी अच्छी हो, क्योंकि धान का उत्पादन अच्छा है लेकिन पैडी की जो मिलिंग है वो अच्छी नहीं है। तो हम लोग जितने भी हम हाइब्रिड और अपनी वैरायटी लेके आते हैं उसकी मिलिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छी है कि जिससे उससे चावल भी ज़्यादा निकल सके। और तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई उसकी खाने की गुणवत्ता कैसी है, कुकिंग क्वालिटी कैसी है। तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान रहता है, उत्पादन बढ़ाना, मिलिंग अच्छी हो, डिजीज़ पेस्ट टॉलरेंस हो, और कुकिंग क्वालिटी हो। आने वाले समय में हम नई तकनीक पे काम कर रहे हैं, फुल पेज टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको पता है भारत में करीब 95% धान जो है हम लोग रोपाई करके लगाते हैं, और रोपा करके लगाने में किसान का बहुत खर्चा है, 2,500 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ उसको मजदूरी में खर्चा होता है। ना केवल खर्चा होता है कि उसका, कि बल्कि बहुत समय ऐसा होता है कि उसकी पोत तैयार है और उसके पास लेबर नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो जो विकसित देश है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, वहाँ पे धान की खेती सीधी बिजाई, डायरेक्ट सीडेड जिसको बोलते हैं, उस तरीके से की जाती है। उसमें बीज के अंदर एक जो हर्बिसाइड है उसके प्रति क्षमता होनी चाहिए लड़ने की, इसको बोलते हैं हम कि भी हर्बिसाइड टॉलरेंस। तो सवाना सीड्स इस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है, इसको लेके आएगी। इस टेक्नोलॉजी का ब्रांड नेम हमने टेक्नोलॉजी को फुल पेज के नाम से जाना जाता है। इस साल ट्रायल हमने शुरू किए हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ब्रीडिंग, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उस पर ही आधारित है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जिस तरीके से हम और बीज हाइब्रिड तैयार करते हैं उसी तरीके से हमने फुल पेज टेक्नोलॉजी को भी तैयार किया है। तो ये एक जो नई तकनीक हम लेके आएंगे, ये धान के उत्पादन में मील का पत्थर साबित होगा, एक नया, मैं बोलता हूँ कि क्रांति लेके आएगा। देखिए, मैं पहले शुरुआत करूँगा हमारा डोमेस्टिक मार्केट, भारतवर्ष में हम कहाँ पे ज़्यादा हमारी बीज की उपलब्धता है या किसानों ने पसंद किया है। देखिए, हमने शुरुआत की थी पंजाब और हरियाणा से। यहाँ के किसानों की मुख्य मांग थी कि भाई ऐसा बीज लाया जाए कि जो जल्दी पक के तैयार हो जाए, गिरने के प्रति सहनशील हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे कि धान की फसल की लंबाई बढ़ जाती है और गिर जाता है कटाई से पहले। तो हम लोग लॉजिंग टॉलरेंस, जो कि गिरने के प्रति सहनशील है और जल्दी पकने वाली 120 दिन 115 दिन बीज से बीज पकने वाली किस्में 127, 134 हम यहाँ पे लेके आए, और जिसकी मिलिंग भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारत में आपने देखा होगा हाइब्रिड का एडॉप्शन कम हुआ। वो इसलिए हुआ कि मिलर लोग पसंद नहीं करते थे कि भाई इसमें जो बोलते हैं ब्रोकन, हिंदी में, पंजाबी में या उसको टोटा बोलते हैं, कि वो ज़्यादा निकलता था। तो हमने, उसकी मिलिंग भी अच्छी है, उसमें रिकवरी अच्छी है। तो ये दोनों वैरायटी 127, 134 सवा स्मार्ट धान यहाँ पे बहुत किसानों के बीच में आज की डेट में पॉपुलर है। उसके बाद हमने मध्य भारत, छत्तीसगढ़ में काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में भी सवा 134 को किसानों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि इसमें ब्लास्ट टॉलरेंस है और वहाँ पे भी गिरने की समस्या किसानों को थी। मिलिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। फिर 225 हमने जो दिया है वो ईस्टर्न इंडिया, झारखंड में बहुत प्रचलित है। एक हमने नई वैरायटी दी थी, बहुत हाई यील्डिंग है, 1.25 लाख, और एक 325 अभी हम दे रहे हैं बिहार में। तो अभी तक हमारा, जो मैं बोलूँगा, उत्तर प्रदेश में हमारा कम प्रेजेंस थी, खाली तराई वाले क्षेत्र में थे। लेकिन अब गंगा कावेरी और स्प्रिया के आने के बाद हमारा बंगाल में बहुत अच्छा मार्केट है। वहाँ पे हमारी कुछ सर्टिफाइड वैरायटीज़ और रिसर्च वैरायटीज़ बहुत किसानों के प्रति के बीच में लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश में हमारा बहुत अच्छा व्यापार है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अब तो मैं बोलूँगा कि पंजाब से लेके नीचे दक्षिण में तमिलनाडु तक, और पूरब में देखेंगे तो आसाम से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक, तकरीबन सभी प्रदेश में
अब इस एक्विजिशन के बाद सवाना सीड्स का डोमेस्टिक मार्केट है। जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में हमने शुरुआत की थी बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में हमारा 134 बांग्लादेश में जाता है। एक और हमारी किस्म है 4613, ये 2 हाइब्रिड हम बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2 हमारी वैरायटी 127 134 नेपाल में भी रजिस्टर्ड है, और नेपाल में हमने 2018 में ही इनका निर्यात शुरू किया, और 2018 में ही हमने वियतनाम में भी हमारा 134 का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब हम हिंदुस्तान से निर्यात कर रहे हैं वियतनाम में भी, और कुछ हमने थोड़ी मात्रा 134 की फिलीपींस में ही भेजी थी। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि भी भारत के किसानों का पैदा किया हुआ बीज यहाँ पे, और भारत में अनुसंधान हो रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई मेक इन इंडिया। कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे R&D डेवलप किया, प्रोडक्शन डेवलप किया, और अब हम ना केवल भारतवर्ष में बल्कि हम जितने भी हमारा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जो हम बोलते हैं, उन देशों में भी निर्यात शुरू कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने तो काफ़ी पहले ये गोल्डन राइस विकसित किया था, जिसमें कि विटामिन ए ज़्यादा होता है, फोर्टिफाइड की आपने बात की, और इसमें प्राइवेट कंपनीज ने IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के साथ सहयोग किया था और ये विकसित किया, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको अप्रूव नहीं किया क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था, GMO था। लेकिन आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले बांग्लादेश ने इसको अप्रूव किया है। ऐसा नहीं कि खाली गोल्डन राइस पे ही काम कर रही है इंडस्ट्री, हमने भी जिंक और आयरन, इन दोनों चीज़ों को लेके एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ही हमने कुछ वाइल्ड कल्टीवर आइडेंटिफाई किए दुनिया भर से, जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है और या आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है। तो उसमें भी इसकी जो गुणवत्ता है या न्यूट्रिशनल वैल्यू चावल की बढ़ाने के लिए उस दिशा में भी काम हो रहा है कंपनी का। देखिए, ये कुछ फंजीसाइड्स किसान स्प्रे करते हैं, जो कि जब सीड फिलिंग स्टेज, मतलब वो मैच्योरिटी की तरफ क्रॉप जा रही होती है, उस स्टेज में भी किसान भाई फंजीसाइड्स का फफूंदी नाशक जो रसायन है उनका स्प्रे करते हैं, और उसका रेजिड्यू बाद में वो ग्रेन में भी रह जाता है। इसी वजह से हमारे शिपमेंट्स जो आपने बताया कि मिडिल ईस्ट में और यूरोप में इवन कंसाइनमेंट को रोका गया। एक तो मेरा किसानों से विनती है कि भाई ये फंजीसाइड्स का स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज के बाद में ना करें, क्योंकि उसमें रेजिड्यू रहने की संभावना है बाद में। तो लेट स्टेज में जब ग्रेन फॉर्मेशन मैच्योरिटी में है तब फंजीसाइड्स के स्प्रे ना किए जाए। दूसरा, सवाना का इसी साल हम 2019 में किसानों को एक दोहरा मैं बोलता हूँ कि किसानों को सुरक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। जो 2 मुख्य समस्याएं हैं धान की फसल में, ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो हम 127 प्रो और 134 प्रो इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन दे रहे हैं मार्केट में। प्रो के इसका नई टेक्नोलॉजी है जिसमें किसान भाइयों को फंजीसाइड्स के स्प्रे कम करने पड़ेंगे और नेचुरली उसमें फिर ये डिटेक्ट भी नहीं होगा ये केमिकल। देखिए, बहुत हाई यील्डिंग एक हमारी वैरायटी है 1.25 लाख। उसका किसानों ने औसत 1 एकड़ में करीब 38 से लेकर 40 क्विंटल तक भी उत्पादन लिया है। लेकिन आपको पता होगा कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, किस तरीके से किसान उसको शुरू में स्पेसिंग, एक ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज पे की जाए। किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग लेट कर देते हैं, रोपाई। अगर रोपाई 25 दिनों के बाद आप कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, एक हफ्ते, हर हफ्ते के लेट होने के साथ साथ किसान को 1-2 क्विंटल का उत्पादन का लॉस होता है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पेसिंग क्या रखी जाए प्लांट टू प्लांट। 15 बाई 15 सेंटीमीटर पे आप लगाएंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में किसान भाई अगर 35-40 पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। फिर ये अर्ली मैच्योरिटी वैरायटीज़ हैं सब हमारी, इनमें किसान भाइयों को 40 दिन के अंदर ही खाद देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब उसका टिलरिंग शुरू हो गया, फ्लावरिंग आ गया, तो बाद में जो खाद देने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो हम काफ़ी किसानों को एजुकेट करते हैं, जाके कैंप लगाते हैं कि भाई ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी साथ में किया जाए। 134 और जो हमारी 127, ये 2 स्मार्ट राइस की किस्म है। इसमें भी किसान भाई औसत 35 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे किसान हैं, वो ज़्यादा भी लेते हैं। एक किसान ने उत्तर प्रदेश में अब से कुछ साल पहले रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सीधी बिजाई की थी 127 की,
और उन्होंने 53 क्विंटल 1 एकड़ में निकाला था। उनको मुख्यमंत्री ने पुरस्कार भी दिया था। सर, जैसा आपने अभी बताया कि गंगा कावेरी के जो राइस बिजनेस है उसको एक्विजिशन करके आपने जो सवाना सीड्स है उसने अपना मार्केट एक्सपेंड किया। आने वाले टाइम में जैसे वेजिटेबल सीड्स हैं और अदर मतलब फ्लावर सीड्स हैं, फ्रूट, तो इस तरीके की कुछ वैरायटीज़ भी क्या आप लॉन्च करने वाले हैं या सवाना का मार्केट इस बीज क्षेत्र में आप और एक्सपेंड करने वाले हैं? जैसे मैंने बोला था कि R&D हमारी नींव है, या भी कहिए कि भाई R&D बेस्ड कंपनी है। हम उसी फसल पे काम करते हैं जिसमें हमारा अनुसंधान में हम ये कह दीजिए कि हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास जर्म प्लाज्म बेस है। तो राइस एक हमारी मुख्य फसल है ग्लोबली। राइस इज़ आवर नंबर 1 एंड द फोकस क्रॉप। राइस के अलावा भारतवर्ष में ही हमने शुरू किया एक प्रोग्राम गेहूं के लिए, वीट के लिए, और वो हमने इसलिए देखते हुए किया कि चूँकि हमारे जो धान के किसान हैं वो अक्सर कहते थे भाई हम धान की कटाई के बाद गेहूं लगाते हैं, आपकी कंपनी के अच्छे बीज हैं, आप कुछ गेहूं के भी अच्छे बीज लाइए। तो गेहूं के बीज तैयार करने के लिए हमने सिमिट के साथ एक करार किया था, और सिमिट से हमने नया जर्म प्लाज्म लिया और वो हम टेस्ट करके उसमें सिलेक्शन करके हमने कुछ वैरायटीज़ हम मार्केट में देने वाले हैं। एक वैरायटी हमने पहले दी भी है जो काफ़ी अभी हरियाणा पंजाब में किसानों के बीच में, इसका नाम है सवा कनक 1734। ये 2017 में हमने बाजार में दी, और 34 इसलिए बोलते हैं कि हमने इसका जो बीज की दर है वो 34 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। ज़्यादातर किसान भाई जो बीज लगाते हैं अभी गेहूं का वो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ लगाते हैं, और उसका कारण ये है कि बीज की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है, जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं होता, अंकुरन, और उसका फुटाव भी, टिलरिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हमने गेहूं के बीज में भी उसका क्वालिटी पे खास तौर से ध्यान दिया, क्वालिटी कंट्रोल। हम इसको क्लीन करके फिर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं बीज को, फिर इसको प्रोसेस करते हैं। हमारा इंपोर्टेड सीड प्लांट है उससे, जिससे कि किसान को बिल्कुल एक साइज के और हाई विगर के बीज मिले। तो वो जो टेक्नोलॉजी हम एक यूज कर रहे हैं, VHS टेक्नोलॉजी के साथ हम गेहूं का बीज दे रहे हैं किसानों को। तो हम बीज की दर को 34 किलो पे ले आए, जिससे कि किसान को 6 किलो बीज कम लगाना पड़ता है, फिर भी उसके खेत में उत्पादन दूसरे जो किस्म वो लगा रहे हैं उनके मुकाबले में 5 से 10% के बीच में ज़्यादा उत्पादन मिलता है। सर, भारत का जो राइस का एक्सपोर्ट मार्केट है अभी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अभी कितना मार्केट है इंडिया के अंदर, और इन फ्यूचर ये किस तरीके से मतलब ग्रो कर रहा है? देखिए, धान जैसे मैंने बोला कि हमारी मुख्य फसल है, और इसका जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर अभी भी औसत 4 टन से नीचे है। चीन जो कि 70 मिलियन एकड़ में लगाता है, लेकिन उनका औसत है 6.5 टन पर हेक्टेयर, और अमेरिका का जो औसत है वो करीब 8.5 टन पर हेक्टेयर। तो देखिए कहाँ हम 4 से नीचे बैठे हैं, और कहाँ मैं अगर अमेरिका को देखूँ वो 8 8.5 टन पे हैं। हम कम से कम जो चाइना हमारा पड़ोसी देश है 6.5 टन, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल तक तो आ सकते हैं अगर बीज अच्छा हो और किसान को समय से जानकारी दी जाए, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अच्छी हो, तो हम जो क्षेत्रफल है वो घटा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट की, चूँकि हमारा क्षेत्रफल बहुत है, हम 105 मिलियन टन जो मिल्ड राइस है उसका उत्पादन कर रहे हैं, और उसमें से 10 मिलियन टन अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत पिछले 4 या 5 सालों से, आपको जान के खुशी होगी कि निर्यात में, चावल के निर्यात में नंबर 1 है। करीब 9 से 10 मिलियन टन के बीच में हमारा एक्सपोर्ट है, और इसमें करीब 4 मिलियन टन हमारा जाता है बासमती, बाकी करीब 6 से 7 मिलियन टन जाता है जो नॉन बासमती है, लॉन्ग सिलेंडर या परमल चावल जिसको हम बोलते हैं। ये ज़्यादातर हमारा जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और जो बासमती है वो हमारा मिडिल ईस्ट में, दुबई में, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोप, अमेरिका। दक्षिण भारत की भी कुछ किस्में, जो सोना मसूरी है, उसका भी काफ़ी एक्सपोर्ट अब US में हो रहा है, क्योंकि USA में जो भारतीय रह रहे हैं खासतौर से दक्षिण भारत से, वो सोना मसूरी को प्रेफर करते हैं। एक्सपोर्ट में बहुत संभावनाएं हैं। खाली अमेरिका में 35 लाख भारतीय रहते हैं, और ग्लोबली जो भारतीय प्रवासी भारतीय हैं उनकी संख्या करीब 2.5 करोड़ है। तो अगर हम अपने लोग जो बाहर रह रहे हैं उनकी पसंद का चावल बाहर भेजेंगे, उन्हीं की खपत बहुत है। फिर बासमती तो यूरोपियन जो लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, उन लोगों को भी पसंद है। तो चावल के एक्सपोर्ट में बहुत संभावनाएं हैं अभी भी।
हमें ध्यान देना होगा कि भाई हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और जो रसायनों का प्रयोग है उसको कम किया जाए। सर, धान की जो कटाई के बाद एक किसान के साथ एक समस्या होती है कि जो उसका स्ट्रॉ बच जाता है तो उसको वो या तो जलाता है नॉर्मली। अभी इस समस्या से मतलब काफ़ी जूझ रहे हैं किसान और गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान है। तो इसके लिए आपका कोई सुझाव या कोई इनिशिएटिव आपकी कंपनी की ओर से अंडर द CSR एक्टिविटीज़ और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। उसको पराली, धान की पराली किसान जला देते हैं और उससे प्रदूषण होता है और जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता पे भी फर्क पड़ता है। हम लोगों ने ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हमारे NCR से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमने कैंपेन पिछले 2 साल से चलाया हुआ है किसानों को एजुकेट करने के लिए। देखिए, पहले हमें ये जानना जरूरी है किसान जलाता क्यों है उसको पराली। होता क्या है कि साहब, वो धान की कटाई करने के बाद किसान फिर गेहूं लगाता है तो उनके पास 15 दिन का समय ही रह जाता है, क्योंकि उनकी धान की फसल जो है वो अभी ज़्यादातर लगा रहे हैं। एक वैरायटी तो पूसा 44 पंजाब में अभी भी लगती है, वो जाके 145-150 दिन में पकती है। तो वो जाके कटती है 15-20 अक्टूबर को और तभी किसान को गेहूं लगाना है। ऐसा ही होता है। ये 11-21 बासमती है, ये भी लंबी अवधि की है, 135-40 दिन लगते हैं। तो किसान के पास समय कम रह जाता है दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करने में। तो सबसे सरल उसको लगता है कि भाई इसकी पराली को जला दिया जाए। देखिए, उसमें एक तो ये कि अगर हम जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं 120 दिन 115 दिन इस अवधि की हम किस्में लगाएं, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, दोनों राज्यों ने अब ये बोला है कि 15-20 दिन को रोपाई होनी है। 15-20 जून को रोपाई होगी, उसके बाद आप लगा लीजिए 90-95 दिन में पकने वाली हमें वैरायटी लेनी है, जो कि सितंबर के आखिर तक कटने के लिए तैयार हो जाए या पहले हफ्ते में अक्टूबर के कट जाए। तो जो हमारे स्मार्ट धान हैं दोनों 127, 134, 200, ये सारे के सारे धान की किस्में हैं, ये जल्दी पकने वाली हैं। तो किसान के पास समय रहता है, किसान के पास समय है, 1 महीना उसके पास में हाथ में है, तो वो उस पराली का इंतजाम कर सकता है, पराली के वो बेल्स बना सकता है, पराली को वो खेत में ही जुताई भी करके पानी लगा दे तो उसमें गलने के लिए भी छोड़ दिया जाए, उससे और बल्कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो ये हम एक एजुकेशन किसानों को दे रहे हैं कि भाई वो कम अवधि वाली किस्में हैं वो लगाएं। एक और बड़ी समस्या है धान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि धान पानी की फसल है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए बोलते हैं 3500 से 5000 लीटर तक पानी लगता है, और पानी एक ऐसा संसाधन है जो कम हो रहा है। और हर साल आप देख रहे होंगे कि भाई पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, नीचे जा रहा है। उसमें भी जो मैंने बताया था शुरू में आपको कि जो डायरेक्ट सीडेड राइस फुल पेज टेक्नोलॉजी के साथ वो अगर किसान अपनाएं और ये कम अवधि वाली किस्में, तो एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये स्मार्ट धान पे अपनी रिसर्च की है और उसमें उन्होंने देखा कि भाई डायरेक्ट सीडिंग और कम अवधि वाला धान, ये दोनों चीज़ें करके 30 से 50% तक पानी की बचत की जा सकती है धान की खेती में। तो हमारे देश को भी, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और पानी इतना महत्वपूर्ण संसाधन है, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में अगर किसान, और मैं बोलूँगा कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR है, क्योंकि सब लोगों को खाली एक सवाना सीड इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती, सब लोगों को मिल के साथ काम करना होगा। इस नई टेक्नोलॉजी को किसान अडॉप्ट कर सकें और ये कम अवधि में पकने वाली वैरायटियों को अपनाएं, तो पानी की भी बचत होगी, पराली जलाने की समस्या से भी उसका भी हल मिलेगा। सर, इसके अलावा और आप क्या किसानों को सुझाव देना चाहेंगे या अपने कोई विचार साझा करना चाहेंगे कृषि जागरण के माध्यम से, प्लीज़? देखिए, किसानों से मेरा मैं यही कहना चाहूँगा कि बीज, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो किसान भाइयों, अच्छा बीज खरीदें, और अच्छा बीज, आप कहेंगे कि भाई बीज बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन आप ये जरूर देखें कि भाई जो बीज आप खरीद रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी का है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, समय पे जानकारी भी देते हैं, आपको एक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और किसानों से मेरी एक और विनती है कि भाई आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया, पानी की भी कमी हो रही है और पराली की समस्या भी है,
इन चीज़ों को देखते हुए कम अवधि वाली धान की फसलों को ही अपनाएं।